आइए आज जानते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का और मलाशय का कैंसर। तो जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे फूड हैबिट्स का, वैसे वैसे कोलोरेक्टल कैंसर रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया के अंदर। 8 to 10 इंडिविजुअल्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, जिसको कहते हैं एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, वेस्टर्न फूड खाना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट काजेज़ में से एक है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस इसके हाई रिस्क फैक्टर्स में से एक है। Obesity itself is a very big risk factor for colorectal cancer. Sedentary lifestyle is a big risk factor. उसके अलावा जैसे पेशेंट अगर फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है पेशेंट की जिसमें कि मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर को कोई ना कोई कोलन का कैंसर हुआ है या फिर कोई और जीआई मैलिग्नेंसी हुई है, वो भी इसके कारणों में से एक कारण है। अब हम जानते हैं कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये ना हो या इससे प्रिवेंशन कैसे पा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट को काफ़ी अच्छे से सुधारना होगा, जिसमें कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, उसके अलावा होल ग्रेन्स लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड को बंद कर देना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्मोकिंग अल्कोहल को छोड़ देते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो कैंसर बनने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। उसके अलावा हमें सचेत रहना है, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसको यंग एज में मैलिग्नेंसी हुई है पेट की, या फिर फैमिली में आप देख रहे हैं कि 2 से 3 केसेस आ गए हैं जिसमें कैंसर पाया गया, तो आपको भी सचेत होना है कि कहीं कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है आपके घर में कैंसर फैलने का। तो उन केसेस के अंदर हम ये सजेस्ट करते हैं कि हाई रिस्क केसेस में आप कोलोनोस्कोपी कराएं। कोलोनोस्कोपी कराने के लिए आइडियल एज जो है लो रिस्क या एवरेज रिस्क में वो 45 साल बोलते हैं, और अगर किसी की फैमिली में रन कर रहा है तो या तो 40 साल में कोलोनोस्कोपी कराएं, या फिर जो भी यंगेस्ट अफेक्टेड फैमिली मेम्बर है उससे 10 साल पहले कोलोनोस्कोपी कराएं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में 35 साल की उम्र में पेट का कोलोरेक्टल का कैंसर मिला, तो अगर 35 साल उसकी एज थी जब वो डायग्नोज हुआ, तो आपकी जो कोलोनोस्कोपी की एज हो जाएगी वो 35 - 10 यानी कि 25 साल हो जाएगी। तो 25 साल में आपको एक बार इवैल्यूएट कराना होगा। कोलोनोस्कोपी होता क्या है? कोलोनोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि एक कैमरा डाल के मोशन के रास्ते से जाते हैं और हम सारा विजुअलाइज कर सकते हैं कैमरा में कौन सा एरिया अफेक्टेड है। इसमें दो फायदे होते हैं कोलोनोस्कोपी के। एक तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, दूसरा है कि अगर वह इनिशियल स्टेज में है कोई कैंसर, जिसे हम पॉलिप कहते हैं, पॉलिप धीरे धीरे करके 8 से 10 साल के अंदर कैंसर बनाता है, तो अगर हम उसको पॉलिप स्टेज में ही डिटेक्ट कर लें तो उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत ना पड़ करके हम कोलोनोस्कोपी द्वारा उस पॉलिप को निकाल सकते हैं, जिससे कि कैंसर ना बने। और हम लगातार इंटरवल पे हम देख सकते हैं कि बाद में जाके वो कैंसर तो नहीं बन रहा, जो पॉलिप हमने निकाला है उस एरिया में बार बार चेक कर सकते हैं। तो इसका दोनों बेनिफिट हैं, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें सिम्टम को समझना होगा इस बीमारी के। तो कोलन डिवाइडेड होता है 2 भागों में। राइट साइड का कोलन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करता है, जिसको सीकम और असेंडिंग कोलन कहते हैं। दाहिनी साइड का कोलन, यहाँ का इस साइड का कोलन होता है। दूसरा होता है लेफ्ट साइड का कोलन, इस साइड का कोलन, क्योंकि कोलन एक कंटिन्यूटी में चलता हुआ ऑर्गन है जो नीचे तक जाकर हमारे रेक्टम यानी मलाशय से मिलता है। तो राइट साइड के कोलन के अंदर सिम्टम थोड़े अलग आते हैं, लेफ्ट साइड के कोलन के अंदर सिम्टम अलग आते हैं। दोनों सिम्टम्स का हमें ध्यान रखना होता है। पहले बात करेंगे राइट साइड के कोलन की। तो राइट साइड का कोलन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आते हैं वो होता है एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को पेन आ जाता है कि बीच में क्रैम्पिंग हो रही है, ब्लोटिंग सेंसेशन हो रही है, और साथ में पेशेंट को फटीग महसूस होता है कि पहले से ज़्यादा थकने लग गया हूँ। नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़ के जो मैं 2 से 3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ जाता था, अब मैं नहीं चढ़ पाता हूँ, मुझे सांस चढ़ने लग गया है। उसका प्रमुख कारण होता है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होना। तो खून की कमी राइट साइड के कैंसर्स के अंदर खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है, फटीग ज़्यादा होता है, वेट लॉस होता है और पेन होता है। जबकि लेफ्ट साइड के कोलन के अंदर इससे अपोजिट सिम्टम्स आते हैं। उसमें आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, जो कि पहले कभी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते थे, रोज मोशन पास करते थे, अब 2-2 3-3 दिन उनको मोशन नहीं आता है। या तो और कई बार क्या होता है, वहाँ पर रुकावट की वजह से जो लेफ्ट साइड के कोलन होते हैं वहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से वो पेशेंट फील करता है कि सुबह के टाइम पे म्यूकस की तरह एक मोशन आता है।
तो उसको लगता है उसको डायरिया हो गया, जबकि वह डायरिया नहीं होता। उसको एक टर्म मेडिकली बताई जाती है जिसे बोलते हैं स्पूरियस डायरिया, जिसमें कि मोशन आया आपको डायरिया की तरह है, पर वो डायरिया नहीं है, वो पाइल्ड अप सिक्रीशन है। एक्चुअल में आपको ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तीसरे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है कि कलर ऑफ स्टूल क्या है। तो अगर राइट साइड का कोलन का कैंसर है तो उसमें आपको ब्लैक या मैरून कलर के स्टूल मिलेंगे। लेफ्ट साइड के कैंसर में आपको प्रमुखता थोड़ा सा डार्क रेड, जो ब्राइट रेड की तरफ चला जाएगा, और डार्क रेड नहीं होगा, ब्राइट रेड की तरफ होगा लेफ्ट साइड के कोलन का कैंसर का जो स्टूल होगा। और रेक्टम के अंदर और उससे नीचे के जो कैंसर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस और ज़्यादा होगी। बट एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि स्टूल कैसा भी कलर का हो, डार्क रेड हो, मैरून हो, ब्लैक हो, पर वो स्टूल मोशन के साथ मिला हुआ आएगा। ये इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है हेमरॉइड से, कि आदमी सोचने लगता है कि हेमरॉइड्स ही होंगे, कि बवासीर हो गई है, ब्लड आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर्स वाले पेशेंट इस चक्कर में मिस हो जाते हैं कि वो हेमरॉइडल ब्लीड को एट्रीब्यूट कर देते हैं कोलोरेक्टल के मैलिग्नेंसी के जो ब्लीडिंग को। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है कि इसका इलाज प्रॉपर करा पाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, कि आपको ये याद रखना है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हमेशा सचेत रहें, अपने स्टूल्स को एग्जामिन करें रोज़। जब आप फ्लश करने से पहले ज़रूर देखें कि वो ब्लैक कलर तो नहीं आ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और अपने आप को अटेंटिव रखें, या फिर आप थोड़ा सचेत रहें कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे मैंने बताया कोलोनोस्कोपी करानी है तो अर्ली कोलोनोस्कोपी कराएं। दूसरा है कि अपना स्टूल का कलर जरूर देखें कि वो डार्किश तरफ तो नहीं हो रहा है, आपको फटीग एनीमिया तो नहीं हो रहा है। उसको कहीं ये ना सोचें कि बस आयरन की कमी है और आप आयरन खाते जाएं और अपने मेन कारण को ही छोड़ बैठें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आपको फिर भी अगर नहीं पता लगता है तो कई बार डायग्नोसिस होता है, वो लेट स्टेज में होता है, या फिर वो ऐसी स्टेज पे होता है कि जब सिम्टम ज़्यादा हावी हो जाते हैं, पेशेंट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो उन केसेस में जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हमें डायग्नोसिस मिलता है। उसके अलावा हम CA का एक टेस्ट कराते हैं, इसे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कहा जाता है। तो वह हमें बताता है कि किस लेवल तक ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ है। वो ट्रीटमेंट के बाद भी रिस्पांस देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है CA, कि CA से हमें एक बार अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए, CA लेवल लो आ जाते हैं, फिर अगर वो फिर बढ़ने लग जाए तो उसका मतलब ट्यूमर फिर से आ गया है या ट्यूमर बढ़ने लग गया है। तो CA काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जबकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, बट ये प्रोग्नोस्टिक और मार्कर है आपके ट्रीटमेंट को, कि कैसे आपका ट्रीटमेंट किस तरफ जाना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है PET CT स्कैन। PET CT स्कैन हमें बताता है कि वह कोलन का कैंसर कोलन में ही है या दूसरी जगह पे भी फैल गया है। यानी कि अगर वो PET स्कैन में हमें ग्लूकोज का अपटेक दूसरे ऑर्गन्स में मिलने लग जाए तो उसका मतलब है कि वो एरियाज दूसरी जगह पे भी देखे गए हैं ट्यूमर के। तो इन केसेस में फिर ट्रीटमेंट मोडेलिटी और सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है, पर प्रमुखता जो हमारा कोलोरेक्टल का कैंसर है उसमें जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। तो अगर पेशेंट को राइट साइड के कोलन का ट्यूमर है तो उसमें एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे बोलते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी विद D3 लिम्फेडेनेक्टमी। यानी कि जो राइट साइड का कोलन है उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। उसके साथ साथ जो उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड स्टेशन होते हैं जहाँ वो ओरिजिन हो रही है आंत की सप्लाई की, वहाँ तक जा कर के वो सारे लिम्फ नोड्स को निकालना होता है। ना कि सिर्फ कोलन के उस भाग को निकाल करके जोड़ लगाना है, बल्कि हमें सारे लिम्फ नोड्स को क्लियर करके ताकि वह ट्यूमर पूरा का पूरा बाहर निकल पाए, तो वह करना होता है। और लेफ्ट साइड के ट्यूमर में सेम प्रिंसिपल है, उसमें हम लेफ्ट भाग कोलन का निकालते हैं और उसको हम जोड़ देते हैं, कोलन के बाकी बचे हुए दो जो हिस्से हेल्दी हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के ट्रीटमेंट अप्रोच में, बट एसेंशियली होना यही है कि कोलन को जो भाग अफेक्टेड है उसको निकाल के और उसके लिम्फ नोड को निकाल के जोड़ लगाया जाए। तो लेफ्ट साइड के ट्यूमर में जब सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं लेफ्ट रेडिकल हेमिकोलेक्टमी विद D3 लिम्फेडेनेक्टमी। उसके अलावा रेक्टम के ट्यूमर्स थोड़े से स्पेशल ट्यूमर्स होते हैं जिनमें कई बार हमें पहले कीमो रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है। कीमो रेडिएशन देने के बाद में उसको सुखा दिया जाता है, वह ट्यूमर थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। उसके बाद उसको निकाल के फिर से लैटिन के रास्ते को जोड़ा जाता है नीचे के भाग से। तो इस तरह कीमो रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनिशियली भी और बाद में भी रेक्टल कैंसर में खासकर। अगर स्टेज 2 हाई रिस्क हैं, स्टेज 3 ट्यूमर्स हैं तो उनमें बाद में कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो रेक्टम के ट्यूमर में कई बार या फिर लेफ्ट साइड के ट्यूमर्स में कई बार एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे बोलते हैं आइलियोस्टमी। आइलियोस्टमी वह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग हमारे पेट के बाहर निकाल दिया जाता है जिसमें से मोशन
हमारे बैग में आता है, बाहर एक बैग लग जाता है, और जो हमारा उसके बाद वाला हिस्सा है जिसको हमने जोड़ लगाया है वह हील अच्छे से हो जाए, फिर उसको दोबारा जोड़ दिया जाता है और वो रास्ते को बंद कर दिया जाता है। कई कभार क्या होता है कि हमें परमानेंट स्टोमा भी करना पड़ता है, यानी कि जैसे कि बहुत निचले हिस्से में अगर रेक्टम के अंदर ट्यूमर आ गया कि हम लैट्रिन के कंट्रोल वाले एरिया को बचा ही नहीं सकते हैं, तो उसमें हमें परमानेंट स्टोमा यानी कि परमानेंट कोलोस्टमी भी करनी पड़ती है। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट किस में क्या ट्रीटमेंट एडवोकेटेड है। तो आज के डिस्कशन का मेन टॉपिक हमने संक्षेप में डिस्कस कर लिया है। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे रिस्पॉन्ड कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई लाइक टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।